हेलो बच्चों, कैसे आप। आइए हम शुरू करते हैं इंडेक्स टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आप जैसे जानते हैं कि इंडेक्स टू और एस टू ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक दो अगर है एक्सप्लेनेशन को हटा दें जो कि इंडेक्स टू में है बट एस टू में नहीं है, तो ऑलमोस्ट आपका सेम होता है। मेरे कहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर आप इंडेक्स टू की स्टडी और अभी मेरे साथ रिवीजन कर लेते हैं तो एस टू का रिवीजन अपने आप हो जाता है। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। और एक बार आगे बढ़ने के पहले मैं दोबारा आपको बता दूं कि मेरे बच्चे, जो भी चीज आप यहाँ पे मेरे साथ रिवाइज करेंगे, इसके बाद आपने जो क्लास में जो नोट्स बनाए हैं, जितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को फटाफट पेज पलट के आपको देख लेना है। आप बिलीव कीजिए, एक बार अगर ये काम कर लिया आपने तो पूरा का पूरा इंडेक्स आपका रिवाइज हो गया। फिर आपके एग्जाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो आपका एमसीक्यू आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, बड़ा क्वेश्चन आ जाए, सब कुछ आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करके आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको बता दूं, इस पूरे नोट्स को तैयार करते हुए इस रिवीजन सीरीज को मैंने आपके एग्जाम में, चाहे वो 1 मार्क में, चाहे 2 मार्क्स में, चाहे वो सेक्शन ए के अंदर में, चाहे सेक्शन बी के अंदर में, चाहे बड़े क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, उन सबका मैंने शॉर्ट रिवीजन कराने का रखा हुआ है। यही नहीं मेरे बच्चे, जो भी इस टॉपिक से आपका एमसीक्यू बन सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैंने उनको भी यहाँ पे आपके लिए कवर किया हुआ है। तो हम जब इसका रिवीजन कर लेंगे तो आप 100% बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ जी, अब मुझे सब कुछ आता है और मैंने सब कुछ यहाँ पे पढ़ाई किया हुआ है। ठीक है ना। तो आइए जरा मैं शुरू करूं आपका यहाँ पे इंडेक्स टू विदाउट मेकिंग एनी लेट आपका। चलो शुरू करते हैं। सुनिए मेरी बात, यहाँ पे सुनेंगे। ये चला कहाँ जी हमारा इंडेक्स टू। देखो, इंडेक्स टू ये प्रिस्क्राइब करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंट्रीज, है ना। इन्वेंट्रीज का यानी कि जितने भी बिजनेस में इन्वेंट्रीज होते हैं, स्टॉक आपका, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, उसके बारे में ये बातें बताता है। इन्वेंट्रीज मेरे बच्चे क्या होते हैं? जो हेल्ड फॉर सेल इन आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, यानी कि आपका फिनिश गुड्स हो गया, स्टॉक इन ट्रेड हो गया, है ना, जो हमने बना के रखे या फिर मार्केट से परचेज करके रखे हैं फॉर रीसेल, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, यानी कि आपका WIP हो गया। और फिर आपका कहता है कि इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स एंड सप्लाईज। मटेरियल सप्लाईज के अंदर में आपका रॉ मटेरियल्स आ गए, रॉ मटेरियल्स आपके कवर हो गए। यही नहीं, आपके यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होता है बच्चे, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स, है ना। प्राइमरी पैकिंग का मतलब होता है जो जिसमें हम लोग अपने सामान को रखते हैं तो उनको सेव करने के लिए, कहीं वो डैमेज ना हो जाए। जैसे कि आप सिगरेट पीते हो, आपको पता होगा, पीते हो मुझे पता है, नहीं पीते तो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं पीता। सिगरेट का जो पैकेट्स होता है उसके अंदर जो एक आपने देखा होगा, वो चलो सिगरेट छोड़ो ना, बिस्किट तो खाया होगा कम से कम बदमाश। वो बिस्किट के अंदर में जो एक पैकेट होता है जिसपे कि कोई ब्रांडिंग नहीं होती, हम उसको इसलिए रखते हैं ताकि वो सेफ रहे बिस्किट अंदर में आपका, उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। तो मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपके लिए एग्जाम में एक अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन है कि पॉइंट फॉर एग्जाम के अंदर में आ सकता है कि वेदर पैकिंग मटेरियल एंड पब्लिसिटी, दो तरीके का, एक पैकिंग मटेरियल है, दूसरा पब्लिसिटी मटेरियल, क्या वो कवर्ड है बाय द टर्म मटेरियल सप्लाईज। तो आप बोलना कि देखो जी, इसमें पैकिंग मटेरियल तो यस है, लेकिन आपका पब्लिसिटी यानी कि जो सेकेंडरी पैकिंग होता है वो नो है, क्योंकि जो आप अपने एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करते हैं वो आपका यहाँ कवर्ड नहीं होता। क्या इसमें लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स भी कवर होगा इंडेक्स टू में? नहीं जी। लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स की अकाउंटिंग कैसे होगा बच्चे? वो इंडेक्स 16 आपको बताता है। हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि अकाउंटिंग ऑफ लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स आर कवर्ड अंडर इंडेक्स 2, 16, 10 और कुछ और भी, तो क्या करेंगे, इंडेक्स 16 में टिक मार्क करेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये हमने आपको यहाँ पे बताया ना। कहते हैं कि ये जो आपका स्टैंडर्ड है, यानी कि इंडेक्स 2 अप्लाइज टू ऑल इन्वेंट्रीज एक्सेप्ट किसको किसको छोड़ के जी? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं बच्चे? आपका फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ठीक है ना, उन पे ये कवर्ड नहीं होता, क्योंकि उनके लिए हमारा इंडेक्स 32 है और इंडेक्स आपका 109 है। हमने इसको पढ़ा हुआ है, आप यहाँ पे जो आप चीज पढ़े हो आप उसको यहाँ पे रिलेट करेंगे, बट मैं क्योंकि रिवीजन करा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल सेफ वे में आपको लेके चलूंगा। यहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं बच्चे, उस पे आपका इंडेक्स 2 फॉलो नहीं होगा। बायोलॉजिकल जो एसेट्स होते हैं उन पे फॉलो नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए हमारे पास क्या है, इंडेक्स आपका 41।
इंडेक्स 41। उसके बाद जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, ये आपका एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर मान लो कोई आम का पेड़ है, इस पे फल लगे हुए हैं, इस पे फल लगे हुए हैं, जब इस पे फल लगे हुए हैं तो उस समय तक इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो आपका इंडेक्स 41 के मुताबिक होता है बच्चे। हाँ, ये फल टूटने के बाद जब आपके गोडाउन में आ जाते हैं ना, गोडाउन में आपका, तो गोडाउन में जब स्टोर हो जाएंगे, अब उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो आपका इंडेक्स 2 के मुताबिक होता है। तभी कहा गया एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, यानी कि हार्वेस्ट यानी कि इनको इससे अलग करने तक, यहां तक जो अकाउंटिंग होगा वो इंडेक्स 41 होगा। एक बार इसके जो फल आपके तोड़ के आपने वेयर हाउस में, स्टोर में, गोडाउन में रख दिए, तो फिर उसकी अकाउंटिंग आपका इंडेक्स 2 के मुताबिक शुरू हो जाती है, ठीक है ना। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू द मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका सेक्शन बी के अंदर भी, सेक्शन ए के अंदर भी मेरे बच्चे, या फिर हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में बन जाए। देखो मैंने जो नोट्स तैयार किया है ना, ये बात को ध्यान में रखते हुए कि आप बिल्कुल प्रिसाइज एग्जाम में आंसर देंगे, आपको बहुत लेंदी आंसर नहीं बनाना, बहुत सारी फालतू चीजें नहीं लिखनी, टू द पॉइंट बातों को लिखे, टू द पॉइंट मैं चेक करूंगा, मैं मतलब कि फैकल्टी आपके चेक करेंगे, एग्जामिनर जो होंगे, और टू द पॉइंट आपको मार्क्स मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। नए पैटर्न में अब यही मंत्र है मेरे बच्चों और कुछ भी नहीं। तो कहता है कि जरा बताओ, दिस स्टैंड डज नॉट अप्लाई टू द मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड बाय। पहले तो ये जो आपका इंडेक्स 2 है ना बच्चे, वो इंडेक्स 2 कहता है कि हमारे मुताबिक जो मेजरमेंट होगा, इंडेक्स 2 के मुताबिक जो मेजरमेंट होगा वो होगा शैल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड एनआरवी, है ना। जो आपका आपके इन्वेंट्रीज का जो कॉस्ट है और जो उसका एनआरवी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उन दोनों में से जो लोअर होगा हम उससे वैल्यू करेंगे, ये इंडेक्स 2 कहता है, इंडेक्स 2 कहता है। लेकिन जो कुछ लोगों को इस तरीके से वैल्यू करने में हमने रिलैक्सेशन दिया हुआ है, कुछ अलग तरीके से हमने बोला है कि इवन दो आप इन्वेंट्री के डेफिनेशन में आते हैं, इन्वेंट्री अगर आपका है, फिर भी उसको कुछ और तरीके से मेजर करने के लिए बोला गया है। उसमें मेरे बच्चे पहले तो प्रोड्यूसर्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आपका, मतलब कि ये जो आपका अब ये जो है ना, मैंने बताया ना, जैसे जब तक ये आम का पेड़ पे लगा हुआ फल, तब तक तो वो इंडेक्स 41 चल रहा है, लेकिन इसको तोड़ के जब आपने स्टोर में, गोडाउन में आपने यहां पर रख दिया, अब हम कहते हैं कि इसका अकाउंटिंग किसके मुताबिक होगा, इंडेक्स 2 के मुताबिक आपका। लेकिन इंडेक्स 2 ने इनको कहा है कि देखो जी, ऐसे जो आपके प्रोड्यूसर्स होंगे फॉरेस्ट प्रोडक्ट का, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का आफ्टर हार्वेस्ट, यानी कि इसके बाद, या मिनरल्स प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, तो दे आर मेजर्ड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपका, उनका मेजरमेंट सिर्फ एनआरवी पे होगा, उनका कॉस्ट को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे फॉर कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। मतलब जो सिंपल सा मैंने आपको क्लास में बताया, इसका मेन रीजन क्या है जी, क्योंकि उनको कॉस्ट निकालना अपने प्रोडक्ट का बड़ा टफ हो जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपका है, इसलिए कहते हैं कोई बात नहीं जी, जो प्रोड्यूसर ऑफ हार्वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, मिनरल आप बनाते हैं, मिनरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आपका डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे आपका इंडेक्स 2 कहता है कि आपको कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर को कंपेयर नहीं करना, आपको सिर्फ एनआरवी चेक करना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और उसी पे अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कहां लिखा हुआ है, ये कहां लिखा हुआ है, तो मेरे बच्चे ये AS2 के गाइडेंस नोट के अंदर में इनको बताया गया, गाइडेंस नोट है ना, मतलब इनके लिए स्पेशल बताया गया है कि भैया आपको क्या करना है जी, इस तरीके से वैल्यू करना। बात समझ में आ गई? ये सर। आइए फिर देखते हैं कम्युनिटी ब्रोकर, जो कम्युनिटी ट्रेडर होते हैं, यानी कि जो सिक्योरिटी के ट्रेड में डील करते हैं, उनके लिए कहा गया बच्चे कि उनको इन्वेंट्री को मेजर करना है किस पे जी, एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, हमने आपको बताया हुआ है कि एनआरवी और फेयर वैल्यू में फर्क होता है। एनआरवी क्या होता है बच्चे, एक आपका जो इंडिविजुअल होता है ना, एक जो एक मतलब कि मैं अपना एनआरवी चेक करूंगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है मैं उसको कितने में बेचकर कितना पैसा रियलाइज कर सकता हूं। जो फेयर वैल्यू होता है बच्चे, वो क्या होता है जी, वो आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है,
यानी कि जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं, जो कम्युनिटी ब्रोकर होते हैं, वो क्या देखते हैं कि भैया हमारा जो शेयर्स है, हमारी जो सिक्योरिटी है, वो आपका इस पूरे कम्युनिटी मार्केट के अंदर में कितने आप अच्छे प्राइस पे बेच सकते हो, लेस जो उससे कुछ खर्चे जुड़े हुए हैं उसको माइनस करके यहाँ पे वैल्यू करने की बात की जाती है। हमने बहुत डिटेल में फेयर वैल्यू का और आपका जो क्या बोलते हैं वो एनआरवी का फर्क क्या होता है, हमने उसको सीखा हुआ है। बट ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं इन्वेंट्री को वैल्यू करने के मेरे बच्चे, तो कहते हैं कि एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड एनआरवी। लेकिन जो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं उनको एनआरवी वर्ड नहीं है, क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल में आपका ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चलता है, गिवन इन गाइडेंस नोट्स, अगेन आपका अंडर इंडेक्स 2 आपका, ठीक है ना। ये भी गाइडेंस नोट्स में बातें बताई गई हैं। ब्रोकर ट्रेडर कौन होते हैं, मैंने लिख दिया आपको कि जो कम्युनिटी के सेल परचेज में वो इन्वॉल्व होते हैं। इन्वेंट्री का मेजरमेंट बता ही चुका हूं आपका ना। इन्वेंट्री में दो वर्ड है, एक है आपका कॉस्ट, दूसरा एनआरवी। कॉस्ट में क्या क्या कवर होगा जी, तो मेरे बच्चे हमने आपको बताया कॉस्ट में यहाँ पे क्या क्या चीजें निकल के आती हैं, हमने पढ़ा हुआ है। एक तो कॉस्ट ऑफ परचेज है ना, जिस रॉ मटेरियल को आपने परचेज किया, फिर उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने में जो आपने कन्वर्जन कॉस्ट डाला, एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन। याद कीजिए मैंने आपको एक डायग्राम से बताया था कि मेरे बच्चे ये वो जगह है जहां से आप क्या करते हैं जी, मान लो आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल आपने क्या किया, यहाँ पे परचेज किया, इसको परचेज करके आप कहां लेकर जाते हैं, फैक्ट्री के अंदर में, फैक्ट्री के अंदर में जहां पे आप गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, और फिर मेरे बच्चे इसको आप क्या करते हैं जी, स्टोर में या फिर गोडाउन में आप स्टोर कर देते हैं। तो जो आपने यहां से लेकर यहां तक में आपने खर्चे लगाए होंगे ना, यहां से गलत हमने यहाँ पे आपका टिकमा कर दिया, हमने कहा कि भैया यहां से लेकर आपने यहां तक जो खर्चे लगाए होंगे और उसके साथ साथ इसको यहां पे स्टोर करने तक में जितने सारे खर्चे किए होंगे वो सब आपके यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड होगा। रॉ मटेरियल हो गया, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या निकल के आ जाएगा जी, एक हमारा आपका डायरेक्ट लेबर हो गया, यानी कि लेबर कॉस्ट, वेजेज आपका, और हमने कहा था फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स याद आ रही बात आपको, ये सर फैक्ट्री ओवरहेड्स के भी दो पार्ट हमने बताए थे, एक आपका वेरिएबल आपका और एक हमने कहा था फिक्स्ड। वेरिएबल का जो आपका रिकवरी होता है बच्चे, जो हम कॉस्ट ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे, एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे हम ऐड करते हैं, और ये ऐड होता है नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे, आपका नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे। हमने एक एक्सेप्शन भी बताया था कि अगर आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है अगर वो नॉर्मल को एक्सीड कर जाता है तो फिक्स का एलोकेशन आप एक्चुअल के बेसिस पे करते हैं, ठीक है ना। और फिर आपका ये अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में हमने क्या बोला, जैसे यहां से यहां तक पहुंचाने का आपने जो भाड़ा पे किया होगा, है ना बच्चे, गुड्स डैमेज ना हो जाए तो यहाँ का कुछ हमने अलग कुछ और भी खर्चे, कोई भी खर्च अगर आपने यहाँ पे किया है वो सब इसमें कंसिडर किया जाएगा। मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बनाए हैं उस बात को बताने के लिए। फिलहाल कॉस्ट ऑफ परचेज, अब इसमें क्या क्या होगा जी, तो हमने पढ़ा हुआ है, एक तो परचेज प्राइस आपका हो गया रॉ मटेरियल का, कुछ इंपोर्ट ड्यूटी या कोई और भी ऐसे टैक्सेज हमने पे किए हैं उनको भी ऐड कीजिए। ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग चार्जेस कुछ हमने पे किया, उसको लाने में खर्चे किए हैं उसको भी ऐड कीजिए। कोई अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन ऑफ फिनिश गुड्स मटेरियल एंड सर्विसेज आपका, इनको ऐड कीजिए। कोई ट्रेड डिस्काउंट है, रिबेट है, अदर सिमिलर डिडक्शन जो आपको मिला तो उसको माइनस कीजिए, आपका निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में मेरे बच्चे आपको हमने बताया कि दो चीजें होगा जी, एक आपका डायरेक्ट लेबर, यहां देखिए आप, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर में क्या क्या होगा, एक तो आपका डायरेक्ट लेबर हो गया, कहां चला गया बदमाश, डायरेक्ट लेबर आपका हो गया यानी कि वेजेज जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे वेजेज, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगेन फैक्ट्री ओवरहेड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, आपका फिक्स्ड एंड दूसरा वेरिएबल। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी कि जो फिक्स रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन प्रोडक्शन, और वेरिएबल जो वेरी करते रहते हैं आपका, ठीक है ना। ये फिक्स्ड ओवरहेड का जो एलोकेशन होगा नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे होगा, लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल को एक्सीड कर देगा तो एलोकेशन क्या करता हम एक्चुअल के बेसिस पे करते हैं। बहुत बेहतर तरीके से इसको पढ़े हुए कई सारे क्वेश्चन भी मैंने कराए थे आपको। जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड होता है बच्चे, ये आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल यूज ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी, आपका एक्चुअल यूज के बेसिस पे हम इसको करते हैं। अदर कॉस्ट में क्या आएगा, अदर कॉस्ट में क्या आएगा, अदर कॉस्ट का मतलब ये इसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये देखिए आपका अदर कॉस्ट यानी कि इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन।
हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट ले लिया, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री के खर्च ले लिए, और क्या क्या खर्चे होगा, तो हम कहते हैं भैया यहाँ तक पहुंचाने का खर्च हो गया, चाहे प्रोडक्ट के डिजाइनिंग पे कोई एक जो प्रोडक्ट बना रहा हूं उसका डिजाइन तैयार करना, उसके कुछ खर्चे हो गया, वो सारे खर्चे आपके कहां कवर होंगे, अदर कॉस्ट के अंदर में। तो मेरे बच्चे अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ओनली टू द एक्सटेंट दे आर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। जैसे कि कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट हो गया फॉर द स्पेसिफिक कस्टमर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया टू द वेयर हाउस, प्राइमरी पैकिंग आपका हो गया वही अंदर में कितना है, ताकि जो गुड्स आप फैक्ट्री से गोडाउन में लेके जा रहे हो तो कहीं गुड्स डैमेज ना हो जाए, तो एक नहीं होता बड़ा सा पैक, प्राइमरी पैक के अंदर में सब कुछ कवर होता है, हम उसको रख के सामान वहां लेके जाते हैं, ये सब प्राइमरी पैकिंग में कवर, मतलब अदर कॉस्ट में कवर होगा। इसके बाद मेरे बच्चे फिर आपका आ गया नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये क्या होता है जी, नॉर्मल सेलिंग प्राइस में हम क्या माइनस करते हैं आपका, ये क्या था, मैं यहाँ पे दोबारा एक बार बता दूं, हम लोगों ने अभी क्या स्टडी किया, आपका कॉस्ट का मीनिंग, कॉस्ट में क्या होगा जी, कॉस्ट ऑफ परचेज, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज हो गया मतलब मटेरियल कॉस्ट आपका एक्चुअली हो गया यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में लेबर कॉस्ट हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, अदर कॉस्ट में क्या क्या निकल के आ गया, एक तो यहाँ का भाड़ा, यहां से यहां तक ले जाने में प्राइमरी जो पैकिंग आपने किया होगा, जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, अगर मान लो उसके लिए कोई डिजाइनिंग कॉस्ट आपने किसी को पे किया है, कोई आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया है, वो सब खर्चे हो गए, वो सब उसके अंदर में कवर्ड हो जाएंगे। अब हम उसके बाद आपके पास लेकर आते हैं, ये तो हमारे पास हो गया ना, दूसरा है जी हमारा एनआरवी क्या होता है, नेट कहां चला गया, एनआरवी, ये हमारा एनआरवी क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो मेरे बच्चे एनआरवी के अंदर में नॉर्मल सेलिंग प्राइस में वो सारे खर्चे जो डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल होते हैं, बताइए क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कमीशन ऑन सेल्स हो गया, हमने कोई कमीशन ऑन सेल आपने पे किया है जी, ये आपका निकल के आ गया, तो एक्सेट्रा ऐसे कोई भी खर्चे, या फिर हमने मान लो कि सेल किया है आपको और हमने कहा कि ठीक है जी कोई बात नहीं, हम घर तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी हम उठाते हैं, आपके ऑफिस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम खुद उठाते हैं, तो 5000 में वो सामान आपको सेल किया, लेकिन आपको आपके तक पहुंचाने में, कस्टमर के घर तक पहुंचाने में, उसके ऑफिस तक पहुंचाने में 200 का मान लो फ्रेट लगा, मुझे ही पे करना पड़ा। तो ये सारे खर्चे जो मेरे सेल से जुड़े हुए हैं, हम उनको वहां पे सेल से माइनस करके क्या करते हैं, एनआरवी निकालते हैं, नॉर्मल सेलिंग प्राइस में इसको माइनस करके आपका। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ये कब हम माइनस करते हैं जी, इन केस ऑफ डब्ल्यूआईपी, मैं क्वेश्चन के साथ अभी दिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करें। यहां पे ध्यान रखना कि जो आपका एनआरवी होता है ना, माफ कीजिए, ये जो आपका एनआरवी, ठीक बोला था, ये जो एनआरवी होता है बच्चे, ये आपका होता है एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू। एनआरवी हर एक एंटिटी का अलग अलग हो सकता है, मेरा कुछ अलग, आपका कुछ अलग, किसी और का कुछ अलग, बट जो फेयर वैल्यू था आपका, जो कम्युनिटी मार्केट वालों के लिए हमने दिया था, वो फेयर वैल्यू मेरे बच्चे एंटिटी स्पेसिफिक नहीं होता, वो क्या होता है, मार्केट स्पेसिफिक होता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, पूरे इंडस्ट्री का आपका सेम होगा, क्योंकि वहां पे फेयर वैल्यू का मतलब क्या बताया गया, बताइए क्या पढ़ा आपने, कि मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट में वो कितने में बिक सकता है ना, तो उसको हम बोलते हैं आपका क्या जी, आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक आपका। तो हमने शायद कहीं पे मेंशन किया भी था, ये देखिए आपका एग्जाम में ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट बनता है एग्जाम के लिए, कि जो एनआरवी है वो आपका एंटिटी स्पेसिफिक होता है, जो फेयर वैल्यू होता है बच्चे ये मार्केट स्पेसिफिक होता है, मार्केट स्पेसिफिक यानी कि मार्केट को कंसिडर करते हुए आपका दिखाई होता है। फेयर वैल्यू रिफ्लेक्ट्स टू द प्राइस एट विच एन ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन टू सेल द सेम इज द प्रिंसिपल और मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट, ये सब देख सकते हैं आप। और फेयर वैल्यू का हमें डेफिनेशन कौन सिखाता है, कैसे निकाला जाएगा, इंडेक्स ओवर 13, ये सारे इंडेक्स आपने मेरे साथ पढ़े हुए हैं, सारे पढ़े हुए हैं, ये सारे इंडेक्स के नाम आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज काम खराब होएगा, क्योंकि किसी का भी इंडेक्स पूछ सकता है। बोरोइंग कॉस्ट आपका इंडेक्स कौन सा जी, 23 आपका है ना। कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जहां पे उसका नाम यूज करता हूं उसको आपको पढ़ लेना, उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे पास एक वर्ड है आपका नोट, एनआरवी फॉर इन्वेंट्री में नॉट बी इक्वल टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये जो है एक एंटिटी के स्पेसिफिक है, हर एक एंटिटी का अलग अलग होगा, मेरे लिए वो कितने में बिक सकता है जी, मुझे कितना कमीशन पे करना पड़ेगा, आपको कितना पे करना पड़ेगा, अलग अलग होगा। लेकिन जो मार्केट स्पेसिफिक होता है बच्चे, पूरे मार्केट में वो आपका क्या होगा जी, वो सेम रहेगा। तो इसलिए ये और ये दोनों फर्क हो सकते हैं,
नाउ एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है इसी के ऊपर बेस मेरे बच्चे कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी एज पर इंडेक्स 2। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अक्सर हमें परेशानी है, हम नहीं जानते, खास तब जब हम अभी फर्स्ट टाइम इसको अटेम्प्ट करने वाले नया पैटर्न को आपका, कि यार रफ शीट पे हमें कितना लिखना है, रफ शीट पे कितना लिखना है, हमें अभी जो आंसर जो है जहां पे आपको दिया रहेगा वहां पे कितना लिखना है। तो पता है एग्जाम में क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी एज पर इंडेक्स 2 होगा ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका मान लो रहेगा 2 मार्क्स का। ये क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में होगा वो 2 मार्क्स का होगा, और ये 2 मार्क्स में इसका देगा आपका 1 मार्क और इसका देगा आपको 1 मार्क। और ये भी कंफर्म बता रहा हूं कि यहां पे क्या होगा जी, 2 बॉक्स बने रहेंगे, 2 बॉक्स बने रहेंगे। एक में आपको बोलेगा फिल करो वैल्यू ऑफ, बोलेगा यहां पे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बताइए कितना है, और यहां पे क्या बोलेगा जी डब्ल्यूआईपी का आप बताइए कितना है। तो हम कैसे करेंगे, आपके पास रफ शीट है, मैं मान रहा हूं मेरे बच्चे कि ये रफ शीट जो आपके पास है ना, वो आपका ये पार्ट है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिलेगा। आप याद रखना, रफ शीट में आपको कुछ भी सजाना नहीं है, आप उतने ही रफ शीट में बातें लिखना जितने से आपको बात समझ में आ जाए। बस देखो मैं क्या करूंगा, ये 2 नंबर का है ना, मैं कैसे इसका आंसर करूंगा, मैं आपका सॉल्यूशन रफ शीट में लिखूंगा। मान लो 1 नंबर आपका जो भी नंबर क्वेश्चन का रहेगा वो नंबर यहां मेंशन करूंगा जी, और मैं पहले फिनिश गुड्स का, तो मैं लिखूंगा फिनिश गुड्स, और ऐसे करके एक तरफ मैंने क्या लिखा आपका कॉस्ट, और एक तरफ क्या लिखा जी एनआरवी आपका, ठीक है ना। कॉस्ट कितना है ये देखो, आप फिनिश गुड्स का कॉस्ट बता रहा है, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट फिनिश गुड्स का, तो पूरा आपका यानी कि 62। एनआरबी कितना है जी, तो सेलिंग प्राइस कहता है कि 74 है, 74, और माइनस आपका कमीशन कितना है 5 रुपीज आपका, तो ये आपका कितना निकल के आ गया 69। इन दोनों में से लोअर कौन सा निकल के आ रहा है आपको, यहाँ पे लोअर कौन सा निकल के आ रहा है 62। बस मेरा हो गया वर्किंग मेरे बच्चे, मैं इससे ज्यादा नहीं लिखने वाला। आप इसको इवन इतना भी मत लिखो, आप 69 लिखो तो भी काम चल जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, अगर ये काम आपको रफ शीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हो वो भी कीजिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने रफ शीट में थोड़ा बहुत लिखना, ताकि कहीं कैलकुलेटर में भूल गए कि यार कितना लिखा था फिगर, वो शिट, वो काम नहीं होना चाहिए, वो टाइम बर्बादी होता है। फटाफट फिनिश गुड्स सर शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वैल्यू जो है ना बच्चे 62, अब आपको टाइप करके यहां पे क्या करना है, फिल कर देना है, ठीक है ना। अगर वो कहता है कि जरा बताओ डब्ल्यूआईपी का क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस का क्या होगा, अगेन मैं क्या करूंगा कि डब्ल्यूआईपी का वैल्यू करने के लिए हमारे पास क्या दिख रहा है जी आपका कॉस्ट, तो कॉस्ट यहाँ पे कितना है और फिर इसका एनआरवी कितना है। तो देखो ना, कहता है कि डब्ल्यूआईपी पे कॉस्ट हमने कितना अभी तक लगाया है 44 रुपीज, ये हमारा 44 हो गया, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आपका 44 रुपीज, ठीक है ना। अब मेरा एनआरवी कितना है, तो मैं कहूंगा कि यार एनआरवी तो इसका होगा नहीं, तो हम कैसे निकालते हैं, इनसे निकालते हैं कि जो इसके फिनिश गुड्स का नॉर्मल सेलिंग प्राइस होगा लेस आपका कमीशन ये 5, और हमें इतने में सेल करने के लिए अभी और 18 रुपीज खर्च करना पड़ेगा। ये एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट है ऑफ कंप्लीशन ऑफ डब्ल्यूआईपी इनटू फिनिश गुड्स। समझो मेरी बात ना, मैं 74 रुपीज माइनस 5 69 तब कमा सकता हूं अगर फिनिश गुड्स होगा। तो डब्ल्यूआईपी को अगर मैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे अभी और 18 रुपीज खर्च करना पड़ेगा, तो मेरे पास यहां पे इसका एनआरवी कितना आ गया जी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हम रियलाइज कितना कर सकते हैं, मिल कितना सकता है। तो 74 में सेल करने के लिए एक 5 रुपए खर्च करना है, एक 18 का और खर्च करना है, इट्स 51 आपका। इन दोनों में से लोअर क्या दिख रहा है जी 44 आपका, लोअर हमें क्या दिख रहा है 44, तो 44 में क्या करूंगा यहां पे आपका लिख दूंगा, काम मेरा खत्म हो गया। दिस इज द बेस्ट वे टू सोल्व द क्वेश्चन। आप इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे बहुत सजाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग इट्स ए रफ शीट, ये आपका रेयरेस्ट केस में चेक होगा। यहां पे आपको यहां पे करने का मतलब कि आप सेफ हो जाए, बस इतना ही करना है, हमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। बस जो भी लिखू ना साफ साफ दिखे। कल को एग्जामिनर अगर मान लो कि मेरे 100 में 100 आ रहे हैं, सर ऐसा होगा, आपके आएंगे मुझे विश्वास है, और उस टाइम पे मेरे बच्चे अगर एग्जामिनर चाहता कि देखो यार कई बच्चा चीटिंग तो नहीं किया, तो आपका रफ शीट को देख के कि हाँ जी इस बच्चे ने काम किया है और आपको मार्क्स दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप।
ठीक है ना। उसी तरीके से मेरे बच्चे एक क्वेश्चन मैंने और आपको दिया हुआ जी कि आपको यहाँ पे कहता है कि सीओसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस सॉफ्ट ड्रिंक इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इट प्रोड्यूसेस 1000 पैकेट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। अप्रैल में कहता है कि 1000 पैकेट इसने बनाया है। फॉलोइंग एक्सपेंसेज इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, आपका ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी है और मेरी बुक में भी क्वेश्चन है, मैंने रिवीजन में भी डाल दिया ताकि फटाफट आपको याद हो जाए। कहता है कि डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये आपका वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड होता है, आप जानते हैं, मैंने क्लास में बताया हुआ है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड बता रहा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू स्टोर बता रहा है आपका, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एक्सपेंस आपका, प्राइमरी पैकिंग हो गया, पब्लिसिटी मटेरियल हो गया। एज्यूम नॉर्मल प्रोडक्शन कहता है कि 120 है। कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट एज पर इंडेक्स 2, बोलता बताओ कि क्या निकल के आएगा। तो बच्चे अगर ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया ना तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका मतलब कि 4 मार्क्स में बनेगा, 4 नंबर में। और इसके एक ही पार्ट है भैया, कॉस्ट पर यूनिट निकालिए और कुछ भी नहीं पूछता आपसे। हमारे पास रफ शीट है, पता मैं क्या करूंगा एग्जाम में, कैसे करूंगा मैंने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि रफ एग्जाम में कैसे करेंगे आप। एग्जाम में पता है आपने क्या, इसको मैं मिटा दूं, अगर आप कहें तो मैं इसको मिटाकर यहीं पे आपको दिखाऊं, क्योंकि मैं आपको ना प्रत्यक्ष दिखाना चाहता हूं मेरे बच्चे। पता नहीं एक फोबिया आपके दिमाग में बैठा ना कि यार कैसे मैं रफ शीट में लिखूंगा, कैसे क्या करूंगा। एक ही मंत्र अपने संतोष सर का याद रखना कि रफ शीट में उतना ही लिखना है, वैसे ही लिखना है, एग्जामिनर को पढ़ जाए कि हाँ इस बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। हमें सजाना नहीं है मेरे बच्चे, बस याद रखना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना कि मुझे कॉस्ट निकालना है ना, तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे 2 कॉलम आपका, ठीक है ना। ये हमारा टोटल हो गया और यहाँ पे हो गया कॉस्ट आपका पर यूनिट, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है ना। आपका यहाँ पे चेक कीजिए मटेरियल कॉस्ट कितना है, यहाँ पे नाम आपका आ गया डायरेक्ट मटेरियल। सर इतना शॉर्ट में, हाँ आपको लिखना, मतलब वो लिखो जो समझ में उनको आ जाए। कितना लगा है जी, 8 लाख रुपए का आपको। याद कीजिए मटेरियल कॉस्ट, फिर क्या था आपका मटेरियल के बाद कन्वर्जन कॉस्ट, ये मटेरियल कॉस्ट हो गया। फिर था आपका कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर में आपको मैं याद दिलाऊं, कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर में मेरे बच्चे एक था आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताइए यहाँ पे कितना है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपका 2 लाख रुपए, ये हमने 2 लाख रुपए यहाँ पे लिख दिया टोटल में आपका। फिर आपका था यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, याद आ रही बात आपको, ये सर फैक्ट्री ओवरहेड में एक आपका है फिक्स्ड और दूसरा आपका वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल फिक्स कितना बता रहा जी आपको, फिक्स कहता है कि 2,50,000, तो फिक्स हमारा कितना हो गया यहाँ पे 250 का अमाउंट आपका हो गया, 250 का अमाउंट। वेरिएबल हमारे पास कितना है जी, वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल देखिए आपका क्या, वेरिएबल में क्या कवर हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल आपका 1 लाख रुपीज का, तो हमने क्या किया 1 लाख रुपीज आपका ये निकल के आ गया, ठीक है ना। मटेरियल हो गया आपका, कन्वर्जन हो गया। और फिर आप याद कीजिए अदर कॉस्ट में हमने क्या क्या बोला था, हमने कहा था अदर कॉस्ट मेरे बच्चे एक तो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगा, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये हमने लिखा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपका कितना बता रहा है यहाँ पे जी 50,000 का अमाउंट, 50,000 का अमाउंट आपका। फिर मेरे बच्चे प्रोडक्ट डिजाइनिंग एक्सपेंस भी मैंने कहा था आएगा, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एक्सपेंस। ये जो चीज लिखोगे ना साफ लिखना, बस आपको सजाना नहीं है। आप समझ रहे हो सजाने में और साफ लिखने में फर्क क्या निकल के आता है आपका, 80,000 का अमाउंट यहाँ पे हो गया। प्राइमरी पैकिंग भी आपका यहाँ पे आएगा, तो प्राइमरी पैकिंग हमने यहाँ पे लिया, प्राइमरी पैकिंग टोटल कॉस्ट कितना आपका हो गया 1,30,000। क्या सेकेंडरी पैकिंग यानी कि पब्लिसिटी मटेरियल आएगा, नहीं आएगा, बस खत्म हो गई बात हमारा यहाँ पे। जरा बताओ टोटल कॉस्ट कितना निकल के आ गया, टोटल कॉस्ट यहाँ पे तो 8 + 2 10 12 13 50 14 15 16 लाख 10,000, तो 16 लाख एंड आपका 10,000 का अमाउंट आपका, ठीक है ना। ये हमारा निकल के गया टोटल कॉस्ट आपका। लेकिन मेरे बच्चे कॉस्ट पर यूनिट आपका पूछ रहा है। आप जानते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो 8 लाख रुपीज खर्च हुआ है ना, 8 लाख आपका, वो आपके कितने यूनिट्स पे हुआ है, 1 लाख पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि 8 लाख को 1 लाख से डिवाइड करते हैं। आप लिख देना यहाँ पे कि ये आपको यही लिख देना आप कि 1 लाख यूनिट्स,
1,00,000 यूनिट्स पे आपको कितना होगा। तो ये कितना आ गया 8 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना आ जाएगा 2.5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी 1 आपका हो जाएगा, ये कितना होगा 0.50 आपका निकल के आ जाएगा, 0.80 निकल के आ जाएगा। माफ कीजिए मैंने यहाँ गलती कर दिया। यही तो चाहता था कि मतलब जोश में काम ना करूं। आप जानते इस बात को मैंने क्या गलती किया। मेरे बच्चे ये जो फिक्स्ड ओवरहेड होता है ना, हम इसको कैसे एलोकेट करते हैं। ये 2,50,000 का जो अमाउंट है ये आपका नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे लोकेशन होता है। 1,20,000 120। तो जनरली बच्चा क्या करता है कि एग्जाम में टोटल कॉस्ट इकट्ठा कर देगा और यहाँ पे क्या करेगा वो 1 लाख से डिवाइड कर देगा, क्योंकि 1 यूनिट का निकालना वो गलत हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे फिक्स जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे होता है, इसलिए एडवाइजेबल है कि हमेशा आप टोटल कॉलम करके फिर कॉस्ट पर यूनिट को निकालिए और सब कुछ ठीक है। बट यहाँ पे आपका जो एलोकेशन होगा 250 को 120 से, यानी कि नॉर्मल जो कैपेसिटी है ये आ गया 2.08 राउंडिंग अप में। ये आपका 1 ठीक था, ये कितना हो गया जी 0.50 आ गया, ये आपका 0.80 आ गया और ये आपका 1.3 आ गया। अब बताइए यहाँ पे कितना निकल के आता है। तो 8 + 2 10 to 12.08 हो गया, प्लस आपका 1 प्लस आपका 1.3 और प्लस 1.3 आपका, ये आ गया बच्चे 15.68 का अमाउंट आपका। इतना ही करना है, मैं तो इतना ही करूंगा। मुझे सिर्फ 2 नंबर लेने हैं, मुझे ये क्वेश्चन 5 नंबर 10 नंबर में आएगा भी नहीं। ये जमाना गया। पहले क्या होता था, ये क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में जो आपके आए हुए हैं वो 4 मार्क्स में है, लेकिन तब जब प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट थी। आज प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं मेरे बच्चे। वो तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना होगा एक बॉक्स दे देंगे और कहेंगे भैया आप यहाँ पे फिल करो वो कॉस्ट पर यूनिट कितना आपका होगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 15.68 को यहाँ पे लिखना है। पता है, अगर आप पिछले वाले पैटर्न में रहते ना तो मैं आपको ऐसे कुछ समझाता कि बिल्कुल फॉर्मेट को काम बना के आप यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इसको इससे डिवाइड करके दिखाओ, इतना लिखे। हमें कुछ नहीं करना, फटाफट इस तरीके से काम कीजिए, आंसर आपका मैच कर गया। बात समझ में आ रही है ना। तो आपका क्या हुआ मेरे बच्चे, ये चीज मैंने आपको बताया, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक चीज और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंडेक्स 2 में कि कौन कौन से खर्चे जो इन्वेंट्री के अंदर में हम इंक्लूड नहीं करते इंडेक्स 2 के मुताबिक। तो वो सारे खर्चे जो आपका मटेरियल कॉस्ट यानी कि परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रिंगिंग द आपका इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, मतलब कि डिजाइनिंग कॉस्ट हो गया, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका हो गया, प्राइमरी पैकिंग हो गया, इनको छोड़ के बाकी जितने सारे खर्चे हैं वो सब भी एक्सक्लूड किए जाते हैं। चाहे वो एबनॉर्मल वेस्टेज हो, चाहे स्टोरेज कॉस्ट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो, चाहे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे कोई आफ्टर सेल वारंटी कॉस्ट हो, दे नेवर बिकम पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सम मोर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर रिवीजन। एग्जाम में कुछ और भी बातें जो आपके लिए यहाँ पे बनेगा, जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी शुड बी डन आइटम बाय आइटम बेसिस। इफ नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं है तभी हम क्या करते हैं जी, ग्रुप बेसिस पे करते हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन है मैंने आपको दिया हुआ है और लिखा है 1 मार्क में। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप जब सीए में इंटर में रहे होंगे, चाहे आप फाइनल में अगर पहले रहते, आज से 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में 3-3, 4-4 नंबर में आए बच्चे। इवन सीए फाइनल में, सीए इंटर में भी 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आए हैं, बट अभी 1 नंबर में आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि वी डू नॉट नीड योर फॉर्मेट। हमें नहीं चाहिए कि आप कितने अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। वो कहता है भैया कि कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट एबीसी विच आर नीदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। वो सिमिलर नहीं है, इंटरचेंजेबल नहीं है। तो कहते भैया अगर नहीं तो फिर अलग अलग इन्वेंट्री निकालते ना। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट फॉर 21-22 हिस्टोरिकल कॉस्ट और एनआरवी आइटम का दिया हुआ है। जैसे कि 3 आइटम है, तीनों का हिस्टोरिकल कॉस्ट, तीनों का एनआरवी, बोलता बताओ कितना होगा। तो हमने क्या पढ़ा है जी, क्या मैं इनको ऐड कर दूं, क्या मैं इनको ऐड करूं 40, 32 ये और फिर इसको ऐड करूं? नहीं सर, हम इंडिविजुअल देखते हैं, इंडिविजुअल आपका। इवन क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर का है, वी डू नॉट रीड एनीथिंग टू शो इन दैट रफ शीट इवन दो यू वांट। अगर आप चाहते हो यू कैन शो इट। और क्या करेंगे जी कि 40-28 में लोअर क्या हो गया, 28 हो गया।
इस दोनों में लोअर क्या हो गया 32 हो गया, इनमें लोअर क्या हो गया 16 हो गया। आंसर बताइए कितना आ गया 28 प्लस 32 प्लस आपका 16, ये आ गया 76। मेरे बच्चे आपको वैल्यू जो आपका यहाँ पे रहेगा बस वहां पे 76 लिख देना है, आपको एक नंबर मिल गया। आप इसको छोटी छोटी बातें रफ शीट में लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है ना, फर्क नहीं पड़ता ना। इसके बाद एक और पॉइंट जो हम लोग इंडेक्स 2 में पढ़े हैं जिसका कोई भी जिक्र मेरे बच्चे एएस 2 में नहीं है ना, मैंने लिख दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड सेटलमेंट टर्म नॉट कवर्ड अंडर एएस 2। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडेक्स 2 में है बट एएस 2 में नहीं है। ये क्या है जी, ये कहता है कि कोई स्टॉक कोई गुड्स आपने परचेज किया और परचेज किया मेरे बच्चे ऑन क्रेडिट पे, तो जब क्रेडिट पे परचेज करोगे तो फिर क्या होगा, इंडेक्स 2 कहता है भैया क्रेडिट पीरियड अगर नॉर्मल है, जैसे मान लो मैं आपके दुकान में आता हूं और आप कहते हो कि सर मैं आपको 2 महीने का देता हूं क्रेडिट पीरियड, कोई और आता है उसको भी 2 महीने का देते हो, कोई और आता है उसको भी 2 महीने का 2.5 महीने का आप देते हो, तो उस केस में जब सबको ये फैसिलिटी आपने दिया हुआ है तो बोलते भैया ये तो नॉर्मल आपका इनका तरीका ही चल रहा है, नॉर्मल इंडस्ट्री प्रैक्टिसेज आपका है, तो जो भी प्राइस पे मैंने परचेज किया होगा वही मेरा कॉस्ट होगा। लेकिन मेरे बच्चे अगर मुझे ऐसा दिखता है कि मुझे आपने क्या किया, कुछ ऐसा बोला था, याद कीजिए हमने इसके बारे में क्या पढ़ा हुआ है, अगर आपने क्या किया था जी कि मान लो कि कोई एक्स लिमिटेड है आपकी कंपनी, मैं आपकी बात कर रहा हूं, अगर मान लो कोई मिस्टर ए आता है और आपके आते हैं संतोष सर, संतोष सर 2 लोग आपके पास आते हैं, इन्होंने क्या किया आपका मान लो 1 यूनिट आपसे परचेज किया 1 यूनिट और इनको आपने 50,000 में दिया। मुझे क्या किया कि इन्होंने क्या किया कैश पे आपसे लिया, कैश पे, मैं लेता हूं क्रेडिट पे और आप मुझे देते हो 70,000 में, 70,000 रुपए में, तो ऑब्वियस बात है कि यानी कि 70,000 में देयर इज एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ है जो आप मुझे 2 महीना 3 महीना 5 महीना 1 साल 2 महीना जो भी टर्म्स होगा, अगर आप क्रेडिट पीरियड हमें अलाउ करें तो कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। हमारा इंडेक्स 2 कहता है कि भैया जो अगर हमें दिख जाता है, अगर मैनेजमेंट को दिख जाता है कि जो चार्जेस आपसे लिए गए हैं उसमें एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो दैट एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। वो इंटरेस्ट को एक्सपेंस मानते हो, उसको प्रॉफिट लॉस में दिखाइए, इन्वेंट्री की कॉस्ट उसी पे दिखाइए जो उसका परचेज प्राइस होना चाहिए एक्चुअली में, यानी कि आपका कैश प्राइस वाला। इसी पे बोला गया मेरे बच्चे, आप सुनिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बताता है आपका, कहता है कि एन एंटिटी में एक्वायर इन्वेंट्री ऑन डेफर्ड सेटलमेंट टर्म, डेफर्ड मतलब कि पार्ट में पेमेंट करना, इंस्टॉलमेंट में, व्हेन द अरेंजमेंट इफेक्टिवली कंटेन्स ए फाइनेंसिंग एलिमेंट। अगर आपको लगता है कि जो आपने अरेंजमेंट किया है डेफर्ड पे लेते समय कि हाँ जी मैं पार्ट में पेमेंट करूंगा, उसने कहा कि ठीक है जी पार्ट में पेमेंट करोगे तो हम आपसे 50 नहीं हम 70,000 रुपए आपसे चार्ज करेंगे, 60 चार्ज करेंगे, 65 चार्ज करेंगे, 55 मतलब कि जो भी कैश प्राइस उसे ज्यादा चार्ज करेंगे। तो अगर व्हेन द अरेंजमेंट इफेक्टिवली कंटेन्स ए फाइनेंसिंग एलिमेंट, दैट एलिमेंट फॉर एग्जांपल अ डिफरेंस बिटवीन परचेज प्राइस फॉर the normal credit term and the amount paid is recognized as interest expense over the period of the financing, not covered under, ये AS 2 में कवर्ड नहीं है, सिर्फ इंडेक्स 2 में कवर्ड है। सिंपल शब्दों में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मान लो कि आप कोई मटेरियल परचेज करते हो, इन्वेंट्री परचेज करते हो, एंड इन्वेंट्री को आपने जो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है उससे हटकर ज्यादा पीरियड आपने लिया हुआ है और साफ साफ दिखता है या पता चलता है कि यार उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट है, तो दैट शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट। वो इंटरेस्ट एलिमेंट जिस साल का जितना पे किया होगा उस साल के एक्सपेंस ग्रुप में दिखाएंगे। इस पे एक क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपके बुकलेट में, स्टडी मैट में मैंने उस क्वेश्चन को यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने एक क्वेश्चन क्लास में भी कराया था। अ फर्म जो कि डीलर ऑफ टेलीविजन है हैज परचेज 100 टेलीविजन्स ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस फॉर 5,000 पर मंथ पर टीवी। देख रहे हो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ कहता है कि एक फर्म ने जो कि टीवी का डीलर है उसने परचेज किया 100 टेलीविजन ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस, मतलब पार्ट में करूंगा, कैसे जी 5,000 पर मंथ पर टेलीविजन के हिसाब से पे करूंगा। अमाउंट इज टू बी पेड इन 12 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो जरा चेक करो कि टोटल जो आप पेमेंट कर रहे हो, टोटल पेमेंट पर टीवी कितना कर रहे हो जी, तो 5,000 के हिसाब से 12 इंस्टॉलमेंट है मेरे बच्चे, यानी कि 60,000 हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कहता है कि कैश कॉस्ट आपका जो है, कैश कॉस्ट यानी कि कैश प्राइस जो आपका है, अगर कैश पे मैं लेता हूं तो कितना मुझे पड़ रहा है आपका 56,000। एट द एंड ऑफ ईयर कहता है कि 25 टेलीविजन अभी स्टॉक में है,
व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज पर इंडेक्स 2 आपका, ठीक है ना। तो आप देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना होगा जी, हमने कहा कि भैया हमारे पास इन्वेंट्री 25 है ना, तो 25 इन्वेंट्री जो टेलीविजन हमारे पास स्टॉक में है, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 60 से नहीं 56 से, है ना, 56 से। ये जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा जी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आपका, यानी कि 25 इंटू 56,000, ये आगे मेरे बच्चे 14 लाख रुपीज का अमाउंट, 14 लाख रुपीज। और कहता है कि बताओ अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो अमाउंट आपका ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा, हमने कहा कि भैया 25 टेलीविजन, और हम एक पे कितना पे करेंगे, टोटल 60,000। तो इसमें से आप 14 लाख तो हमारा कॉस्ट हो गया, बाकी का अमाउंट क्या हो जाएगा जी, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 25 इंटू 60,000 माइनस आपका 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए हमारा इंटरेस्ट हो गया, वो चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बस हो गई बात, आपका मिल गया मेरे बच्चे मार्क्स आपको। तो इस तरीके से अब आपको ये क्वेश्चन अगर 1 नंबर में आ जाए तो हमें तो जितना रफ थोड़ा मोड़ा करना करो, उसके बाद अपना आंसर लिखो। ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में आपका आएगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। मैंने इसका सोल्यूशन आपको दे भी दिया है, पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूं, ये देखिए आपका यहाँ पे वो चीजें मैंने आपको बता दी है तो ये ध्यान रखेंगे आप। सॉरी एक गलती मैंने कर दिया था, अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट वो तो पूरे पे देखेंगे ना बच्चे, पूरे 100 पे। इन्वेंट्री की जो कॉस्ट देखी जाएगी, इन्वेंट्री की कॉस्ट वो तो आपका जो बच गया वही, यानी कि 25 पे इन्वेंट्री की कॉस्ट तो 25 पे, लेकिन प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा, जितने टेलीविजन परचेज किया सब पे किया जाएगा, 4 लाख का अमाउंट हो जाएगा। नाउ अगला टॉपिक जो हमने इसमें पढ़ा हुआ है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के कॉस्ट को हम कैसे एलोकेट करते हैं उनके बारे में। तो मेरे बच्चे याद कीजिए, ज्वाइंट प्रोडक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ज्वाइंट प्रोडक्ट का मतलब कि एक साथ जो हम 3-4 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, मोर देन 1 प्रोडक्ट जब एक साथ बनाएंगे इन द सेम प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोडक्ट। तो मैंने कहा कि ज्वाइंट प्रोडक्ट को बनाते जब आप मान लो 3 प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका ए, बी और सी बन रहा है, और मान लो हमने क्या किया जी, 5 लाख रुपीज अभी तक टोटल कॉस्ट लग चुका है, टोटल कॉस्ट लग चुका है 5 लाख। अब अभी तक तीनों कंबाइंड बन रहे थे बच्चे, ये तीनों क्या हो रहे थे, अभी तक कंबाइंड बन रहे थे, और कंबाइंड इनका कॉस्ट कितना लग चुका है, 5 लाख। अब इसके बाद तीनों का अलग अलग प्रोसेस शुरू होगा, अलग अलग। हमें यह जानना है कि 5 लाख रुपए इस तीनों में किस रेशियो में डिवाइड होगा, किस रेशियो में। तो आपको इंडेक्स 2 ने कहा है कि पहला प्रेफरेंस क्या होगा जी, इन तीनों प्रोडक्ट का पता करो कि एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ, मतलब आज जिस दिन हम इसको क्या कर रहे हैं, अब अलग अलग कर रहे हैं इन तीनों प्रोडक्ट को, इन तीनों का सेलिंग प्राइस क्या है। जो भी इन तीनों का सेलिंग वैल्यू होगा मेरे बच्चे एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ, उस रेशियो में क्या करना, इस 5 लाख को आप डिवाइड कर देना। अगर आज का मतलब एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ अगर हम तीनों का सेलिंग वैल्यू नहीं पता कर पा रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं कि इन तीनों का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट उनका जो सेलिंग प्राइस होगा, उस रेशियो में हम क्या करेंगे, इसको एलोकेट करेंगे, है ना। मैंने बता दी यहाँ पे। अब ये चीजें आप जब सुन रहे होंगे तो मुझे विश्वास है आपको सारी बातें याद आती रहेंगी, है ना, क्योंकि जो इंडेक्स 2 में मुझे याद है, आई थिंक हमने 7 से 8 घंटे लगाए हैं पूरा समझने में, उसको हम 1 घंटे में कैसे समझेंगे वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब प्रोडक्शन प्रोसेस में रिजल्ट इन मोर देन 1 प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, दिस इज द केस ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट जैसे कि बटर और आइसक्रीम हम एक साथ बनाते हैं, when the cost of conversion of each product are not separately identifiable। अभी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन हमने टोटल मिला के 5 लाख रुपए की है, तो दे आर एलोकेटेड बिटवीन द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू, रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ। आपका ये हमारा प्रेफरेबल है। एग्जाम में पूछ सकता है कि जरा बताओ जी कि ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ विच रेशियो एज पर फर्स्ट प्रेफरेंस आपका। तो हम लेते हैं आपका सेल वैल्यू, ध्यान रखना सेलिंग प्राइस नहीं, आप टोटल कितने यूनिट्स बना रहे हो उसके आपका भी दिखाऊंगे क्वेश्चन करके, उसके सेल वैल्यू से आपका। तो और अगर इनके से नहीं पता चल पाता तो ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्ट जो सेल वैल्यू होगा बच्चे, उस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। ये हमारा ज्वाइंट प्रोडक्ट था। बाय प्रोडक्ट के केस में हमने देखा था, बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या कि हम जो प्रोडक्ट मेन बना रहे हैं उसके साथ कुछ आपका छोटा मोटा और भी कुछ बन गया, जैसे हम शुगर बनाते हैं और मोलेसेज बन के तैयार हो जाते हैं,
या फिर मेरे बच्चे हम लोग मैंने एक क्लास में आपको एग्जांपल दिया था, मैं अपनी कंपनी जब छोटा बच्चा था आपके जैसा, तो एक एक्सपोर्ट की कंपनी में थे, वो एक्सपोर्ट के काम करते थे, मतलब कपड़े बनाते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके साथ साथ जो सामान जो उसके स्क्रैप निकल जाते थे उससे उन्होंने क्या किया, कुशन बनाना शुरू कर दिया। दैट वाज बाई प्रोडक्ट, है ना, जो इमटेरियल वैल्यू का होता है। तो कहते हैं कि बाई प्रोडक्ट में दो बातें हमें सजेस्ट करता है हमारा इंडेक्स 2। इफ अमाउंट इज मटेरियल तो हम क्या करते हैं जी, इसको भी ज्वाइंट प्रोडक्ट मानते हुए हम उसी के हिसाब से अकाउंटिंग कर देते हैं। लेकिन अगर अमाउंट इमटेरियल है तो कहते हैं कि भैया आप पता करो कि इसका एनआरवी कितना है, किसका, जो आपका बाई प्रोडक्ट था, और उसको कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट से डिडक्ट करके फिर आप क्या कीजिए, उसकी अकाउंटिंग कीजिए। मेरे बच्चे इन्हीं बातों को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ये हम लोगों ने क्लास में भी किया है और मैंने लिख दिया है कि आपके एग्जाम में ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। 4 मार्क्स में आने का मतलब कि आपको रफ वर्क तो करना ही होगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, आप अपने कैलकुलेटर पे सारा काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 5 है जरा पढ़ लेते हैं। क्या है जी, एक बार आपको रिवीजन हो जाएगा, हमने क्लास में क्वेश्चन किया हुआ है कि इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मार्स लिमिटेड वन बाई प्रोडक्ट बीपी इमर्जेज। एक बाई प्रोडक्ट है जिसका नाम है बीपी। बिसाइड्स 2 मेन प्रोडक्ट MP1 और MP2, ये आपका हो गया ज्वाइंट प्रोडक्ट। जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, ज्वाइंट प्रोडक्ट आपका, और ये हो गया आपका बाई प्रोडक्ट। अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप, कुछ स्क्रैप भी निकला है, ठीक है। तो डिटेल्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आ रहा है अंडर। आपका कहता है कि भैया ये देखो रॉ मटेरियल आपका 14,500 यूनिट्स का लगा है, इसमें इतना खर्च लगा 150। MP1 आपका 5,000 यूनिट्स बना है, MP2 4,000 यूनिट्स बना है, और आपका बाई प्रोडक्ट 2,000 यूनिट्स का निकले हुए बाई प्रोडक्ट आपका। क्लोजिंग स्टॉक MP1 का इतना पड़ा है, MP2 का इतना, बाई प्रोडक्ट का कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, ठीक है ना। कहता है कि वेरिएबल ओवरहेड्स आपके लगे इतने, फिक्स लगे आपके इतने। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ MP1 MP2 60 एंड 50 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। कहता है कि एवरेज मार्केट प्राइस MP1 और MP2 जो है आपके हैं, इनका जो मार्केट प्राइस है बच्चे वो 60 50 है पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। बाई प्रोडक्ट इज सोल्ड एट द रेट ऑफ आपका 20 पर यूनिट, बाई प्रोडक्ट आपका 20। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट आफ्टर इनकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्ज ऑफ रुपीज कितना 8,000 एंड पैकिंग चार्ज ऑफ 2,000। मतलब ये जो बाई प्रोडक्ट आप बनाए ना, जो बाई प्रोडक्ट आपका 2,000 यूनिट्स निकले हैं बच्चे, कहता है कि उनको हमने सेल किया है 20 के हिसाब से। 20 के हिसाब से जो सेल किया उसमें 5,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इतने रुपए में सेल करने के लिए हमें अलग से क्या हुआ कि आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस 8,000 और पैकिंग चार्जेस आपने 2,000 खर्च किए हैं। 5,000 कहता है कि स्क्रैप से भी रियलाइज हुआ है। स्क्रैप मतलब कि कुछ और भी स्क्रैप अलग से रहा होगा, उससे रियलाइज हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ MP1 MP2 एट द एंड एज्यूमिंग दैट BP इज क्या है, इमटेरियल। मतलब जो बाई प्रोडक्ट है मेरे बच्चे वो कहता है कि इमटेरियल है। अगर वो इमटेरियल होगा तो हम क्या करेंगे जी, आप उसका एनआरबी पता कीजिए और मेन प्रोडक्ट के कॉस्ट से माइनस करके बाकी कॉस्ट का एलोकेशन कीजिए। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। याद कीजिए हमने पढ़ा हुआ है एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आएगा 4 मार्क्स का। अब कहता है कि कैलकुलेट, ये तो पहले का क्वेश्चन ऐसे था, अब क्या बोलेगा जी, कैलकुलेट एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट बिटवीन ज्वाइंट प्रोडक्ट। एलोकेट होगा, कैलकुलेट ने ये कहता है कि आपका एलोकेट होगा, एलोकेट TE, एलोकेट ज्वाइंट कॉस्ट बिटवीन ज्वाइंट प्रोडक्ट्स, और फिर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आपको निकालना है। देखो यहां पे क्या हुआ, पहले मेरे बच्चे आपको एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट पता करना होगा। कैसे पता करेंगे, तो आपका जो बाई प्रोडक्ट था उसके यूनिट्स कितने थे 2,000, सारे बिक गए किस रेट से, आपका 20 के हिसाब से। तो हमें उसका एनआरवी निकालना है, तो 2,000 इंटू 20 यानी कि 40,000 हो गया। लेकिन इतने में सेल करने के लिए अभी और इससे जुड़े हुए खर्चे, एनआरवी क्या होता है जी, सेलिंग प्राइस लेस एनी एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल आपका। तो उससे जुड़ा हुआ खर्च कौन कौन सा है, प्रॉफिट उससे खर्च थोड़े कोई आपका जी। कहता है कि प्रोसेसिंग चार्जेस जो सेपरेटली आपने लगाया 8,000 वो माइनस करना पड़ेगा। पैकिंग जो आपने 2,000 और खर्च किया मेरे बच्चे वो माइनस करना पड़ेगा। तो आपका जो एनआरवी हो गया बाई प्रोडक्ट का वो कितना निकल के आ गया 30,000, ठीक है ना, 30,000 निकल के आ गया। अब हमें क्या करना होगा कि बस अब हमें, क्योंकि मेन तो हमारा जो ज्वाइंट प्रोडक्ट है उसको डिवाइड करना है ना,
तो ज्वाइंट प्रोडक्ट के सारे कॉस्ट लिया हमने, ये देखो आपका सारे कॉस्ट हो गया 1 2 3 4, उन चारों को हमने क्या क्या ऐड किया। उसमें से हमें क्या माइनस करना, एक तो जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसका स्क्रैप वैल्यू था ना बच्चे, कि कहता है कि यहां पे आपका चेक कीजिए कि इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपका एक बाई प्रोडक्ट इमर्ज हुआ है बिसाइड्स 2 मेन प्रोडक्ट, ये आपका, और अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप कुछ स्क्रैप भी बिका है कबाड़ी के भाव पे आपका। तो हमने कहा कि भैया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, तो जितना कॉस्ट लगा उसमें एक तो स्क्रैप को माइनस कीजिए और एक माइनस कीजिए एनआरबी ऑफ बीपी बाय प्रोडक्ट, तो ज्वाइंट कॉस्ट कितना हो गया 320। इस 320 को अब हमें क्या करना है कि 2 मेन प्रोडक्ट में डिवाइड करना है। कौन कौन से, एक तो आपका MP1 MP2। अब आप क्वेश्चन में देखो कि क्या इन दोनों का जो सेलिंग वैल्यू है, इन दोनों का सेलिंग वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ आपको दिया हुआ है, एक बार चेक करते हैं। मेरे बच्चे हमारे पास एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ नहीं पता, ये एक ही बात कहता है जी एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ MP1 MP2 60 और 50 आपका। तो मार्केट प्राइस मतलब क्या, फाइनल मार्केट प्राइस बता रहा है। अगर यहाँ पे 2 मार्केट प्राइस बताता एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ और एक आपका फाइनल, तब तो मेरे बच्चे स्प्लिट ऑफ वाला लेता, लेकिन अगर स्प्लिट ऑफ का नहीं बता रहा तो जो फाइनल है वही हम लेंगे जी आपका 60 50। और हमें याद रखना, हमें इस कॉस्ट का एलोकेशन करने के लिए हमें सेलिंग प्राइस नहीं सेलिंग वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, MP1 MP2 का पता किया सेलिंग वैल्यू कितना है जी। तो ये देखो आप यहाँ पे हमारे पास मेरे बच्चे जो आउटपुट निकला था ना वो इतना इतना, याद रखना इस पे नहीं, हम इसका सेलिंग वैल्यू लेंगे। क्यों, क्योंकि जो कॉस्ट लगा है ना ये कॉस्ट इन सब पे लगा है, इन सब पे लगा है। तो टोटल कॉस्ट लेस सेल ऑफ स्क्रैप लेस आपने क्या किया एनआरबी ऑफ बाय प्रोडक्ट, और उसको हमने क्या करना है इसके सेलिंग वैल्यू से डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया कि पता किया कि 5000 इंटू 60 और ये आपका सेलिंग वैल्यू का रेशियो क्या आ गया 3:2 3:2। अब मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे 3:2 में इस 320 को हमने क्या किया BP1 BP2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब यहां पे आ गया एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट आ गया 3:2 में, तो BP1 में आपका 192 और यहां पे आपका ये चला गया। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया जी, ये तो जो 192 लगा मेरे बच्चे वो कितने पे लगा आपका, वो लगा था आपके कितने यूनिट से 5000 पे। तो हमें क्या करना होगा, इसको 5000 से डिवाइड करना होगा। और जो 128 कॉस्ट लगा वो कितने पे लगा था 4000 पे, तो 4000 से तो कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगा। किया है हमने क्लास में। अब इतना मत बोलो कि यार आप इतना फास्ट क्यों समझा रहे, इतने तरीके से मैंने क्वेश्चन कराया है हमने इस चैप्टर के ऊपर में। तो हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाल दिया, अब वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालना है, तो इसको इसके क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपका ये हो गया कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, माफ कीजिए यस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकल के आ गया। दिस इज व्हाट द कॉस्ट प्राइस। अब आपको इन्वेंट्री की वैल्यू को बताने के लिए मेरे बच्चे एक तो आपको कॉस्ट चाहिए, दूसरा एनआरवी चाहिए। एनआरवी वी नो, एनआरवी कैसे जी, जितने यूनिट्स हैं इनटू आपका 60 है ना, 250 यूनिट को हम किस रेट से, इसका 60 रुपीज है और इसका 200 कितने यूनिट्स है ये कितने यूनिट्स थे, ये 100 इंटू आपका 50 है ना सेलिंग प्राइस। और क्योंकि सेलिंग प्राइस इसलिए लिया क्योंकि सेल से जुड़ा हुआ कोई डायरेक्टली एक्सपेंस बता नहीं रहा है, तो वही हम मान लेंगे एनआरबी आपका वैल्यू क्या हो गया, दोनों में से लोअर, तो आपका ये निकल के आ गया 4 नंबर आपको मिल गए। आपको इन्हीं बातों को एग्जाम में अपने रफ शीट में लिखना है, बट सजाते हुए नहीं, जितना आसानी से आप लिख दो उतना ही लिखना है, एग्जामिनर को आपके वर्ड समझ में आ जाए। वो स्केलिंग करना, ज्यादा उनको समझाना, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ये वो कुछ नहीं करना है, फटाफट काम करो, है ना। आपने जो फाइनल आंसर जो वहां पे यहाँ फिल किया होगा ना बच्चे, ये 9600 और यहाँ पे आपका इसका कितना जी 3200, वो आपको दिया रहेगा ऑप्शन आपको, तो वो आपको मार्क्स लाएगा और कुछ भी नहीं आपको, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर ठीक है, आगे बढ़ता हूं। टेक्निक्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट क्या आपका होता है, कॉस्ट टेक्निक यानी कि आपने पढ़ा हुआ है, एक होता है नॉन हिस्टोरिकल, एक होता है आपका हिस्टोरिकल। नॉन हिस्टोरिकल में दो है मेरे बच्चे, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, दूसरा रिटेल मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या होता है, एक हमने पहले से फिक्स कर दिया कि इतना हम कॉस्ट लेके चलेंगे, और रिटेल में क्या होता है कि हम जो पहले रिटेल प्राइस होता है उसमें उसको एडजस्ट करके हम निकालते हैं आपका कॉस्ट,
है ना, कॉस्ट टेक्निक मेजरमेंट करने का। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट या रिटेल मेथड आप नहीं फॉलो कर पाते या फिर नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट टेक्निक, मतलब कि जो ऊपर में तरीका बताया ना हमने कि परचेज प्राइस प्लस आपका कन्वर्जन कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट, उसके थ्रू आप निकाल लीजिए। उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट टेक्निक। इट मीन्स कॉस्ट टू बी कैलकुलेटेड, इसका मतलब होता है कॉस्ट आपको निकालना है। इफ एनी ऑफ द टू मेथड्स कैन नॉट बी अप्लाइड, कौन सा दो, ये दोनों आपका, तो कहते हैं कि इट शुड बी कंप्यूटेड एज पर द हिस्टोरिकल कॉस्ट आपका। ठीक है, रिटेल मेथड हम जनरली कहां पे यूज करते हैं, रिटेल इंडस्ट्री में। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपके लिए एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो रिटेल इंडस्ट्री में जनरली आपका जहां पे इन्वेंट्री डिफरेंट टाइप्स के बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे आपका अप्लाई किया जाता है। ये क्या था, कॉस्ट टेक्निक था, कॉस्ट टेक्निक आपका। इसके बाद कॉस्ट फॉर्मूला मेरे बच्चे, अगर इन्वेंट्रीज आर नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल तो यूज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। मतलब अगर हमने इन्वेंट्री परचेज किया किसी खास प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड को यूज करते हैं। और अगर मान लो कि वो इंटरचेंजेबल है, इन्वेंट्री कई सारे गुड्स बनाने में यूज होता है, तो हमें 2 मेथड सजेस्ट किया गया, फीफो और दूसरा वेटेड मेथड, वेटेड एवरेज मेथड आपका। तो 3 मेथड यहां पे हो गया, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, फीफो और तीसरा वेटेड एवरेज मेथड आपका। एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ जी इन्वेंट्री अगर ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल नहीं है तो कौन सा मेथड यूज होगा, तो कहां टिक मार्क करेंगे, आप टिक मार्क करेंगे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में। अगर वो इंटरचेंजेबल होंगे तो फिर भी हम इस 2 पे आप टिक मार्क करेंगे। ठीक है ना, तो ये भी हो गया। शॉर्ट नोट्स ऑन एनआरबी, एनआरबी के बारे में ये सब मैंने समझाया हुआ, आपको क्लास में इसको पढ़ लेंगे और इसको लिखने की कोशिश करेंगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मेरे बच्चे आपको देख लेना है ना, सब कुछ मैंने ये सब आपको समझा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है। इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता, मैं आ जाता हूं मेन आपको बताने के लिए कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, है ना। एक अच्छा खासा आइडिया आपको मिल जाएगा ताकि आपका आत्मविश्वास न बढ़े आपका। तो हमने लिख दिया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में क्या इससे बन सकता है। इंडेक्स 2 अप्लाइज टू ऑल इन्वेंट्री एक्सेप्ट ऑल, किसको छोड़ के जी, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इस पे भी तो नहीं लगता, बायोलॉजिकल पे भी नहीं लगता, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इन तीनों पर नहीं लगता, तो हम कहां टिक मार्क कर देंगे, ऑल। मतलब इन तीनों को छोड़ के बाकी सब पे लगता है, तो ऑल ठीक हो गया हमारा। जो प्रोड्यूसर्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट मिनरल्स, ये जो होते हैं वो कौन से प्राइस से वैल्यू करते हैं जी, तो क्या लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी ना, उनको क्या बोला गया था एनआरबी वैल्यू करने के लिए। अरे पढ़ाया भी बदमाश, रिवीजन भी करा दिया, अब ऐसे देखोगे तो कैसे काम चलेगा। जो कम्युनिटी ब्रोकर, जो पता है एमसीक्यू में और आपका जो सेक्शन बी है उसमें वही चीजें एग्जामिनर पूछता है जिन पे अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बोलते हैं यार ये थोड़े आएगा, वही आता है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि बच्चा कितने इन डेप्थ। ये एमसीक्यू का मतलब ही होता है, 1 मार्क क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि जो बच्चा इन डेप्थ स्टडी किया है, जो सीओसी का बच्चा है, समझ लो मैं आपकी बात कर रहा हूं, वही इन सब क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। बाकी बच्चे तो बस यहां पे कहता कि कम्युनिटी ब्रोकर एंड ट्रेडर वैल्यू देयर, सर हम तो, अरे आप अगर मेरी क्लास अभी देख रहे हो तो आप हमारे सीओसी वाले हैं, मेरे ही बच्चे हैं, आप क्यों ऐसे गुस्सा करते हो। देखो ना, कम्युनिटी ब्रोकर ट्रेडर किस वैल्यू करता है जी, लोअर ऑफ ना एनआरबी ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, सी में टिक मार्क करेंगे, सी में टिक मार्क करेंगे। ठीक है ना, ये हमारा निकल के आ गया। अब आइए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि एज पर इंडेक्स 2 इन्वेंट्री किसे वैल्यू करते हैं जी, तो इंडेक्स 2 के मुताबिक लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी आपका, ये टिक मार्क हो गया। कंप्यूटेशन ऑफ एनआरबी इज, बट कंप्यूटेशन ऑफ फेयर वैल्यू इज एंटिटी स्पेसिफिक, मार्केट स्पेसिफिक। तो आप भूल गए शायद, जो एनआरबी है वो होता है एंटिटी स्पेसिफिक, और जो आपका फेयर वैल्यू होता है दैट इज मार्केट स्पेसिफिक। ठीक है ना, तो बाकी क्यों पढ़े हम लोग यहाँ पे। फेयर वैल्यू कहां डिफाइन किया गया, इंडेक्स 113 में। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, सारी बातें। अब 7th क्वेश्चन पे आप आ जाइए, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके पास हैं। सीओसी लिमिटेड नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी कहता है कि 1 लाख है जी, नॉर्मल बता रहा आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कहता है कि आर एस्टिमेटेड एट 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए। कैलकुलेट फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इफ एक्चुअल प्रोडक्शन 125। याद कीजिए, अगर एक्चुअल आपका नॉर्मल से एक्सीड कर जाता है, अगर आपका जो नॉर्मल है ना कितना था जी 1 लाख, अगर ये नॉर्मल से एक्सीड कर जाता है मेरे बच्चे, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है ना, हम उसको एक्चुअल से डिवाइड करते हैं।
5 lakhs डिवाइड बाय कितना 125, ये कितना हो गया 4, यानी कि आप यहां टिक मार्क करेंगे। अगर नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 लाख है, फिक्स ओवरहेड कहता है कि आपका 5 lakhs है, और बोलता हो कि बताओ कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा फिक्स का, अगर एक्चुअल आपका 125 है। मेरे बच्चे क्या एक्चुअल नॉर्मल को एक्सीड कर रहा नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 lakhs को 2 lakhs से डिवाइड करेंगे 2.5। सर क्या हमें इसको रफ शीट में दिखाना होगा? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर है ना, इसलिए तो दिया गया है, आप इसमें करो, काम खत्म करो। रफ शीट में करने वाला बच्चा बेवकूफ होगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। ऐसे क्वेश्चन को रफ शीट में क्यों दिखाएंगे, टाइम क्यों बर्बाद करेंगे, फटाफट मार्क्स लीजिए। अच्छा, a firm dealer of computer has purchased 100 computer on deferred payment system for 5,000 per month. The amount is to be paid in 12 monthly equal installment. Cash cost per unit आपका कहता है कि 56,000 है। At the end में 25 कंप्यूटर अभी हमने किया था। What will be the cost of inventory? सिर्फ cost of inventory बताना है, तो 25 into 56 बताइए कितना हो जाएगा 56,000। ये आ गया आपका 14 लाख रुपए। बाकी कोई काम का ही नहीं है, कैलकुलेटर काफी है, कोई रफ शीट पे कुछ नहीं करना आपको। बोलता कि भैया वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ WIP बनाइए, सिर्फ WIP का बता रहा आपका, तो ठीक है। WIP का मैंने क्या किया जी, रफ शीट में लिया यहाँ पे। रफ शीट में एक तरफ WIP का जब हम निकालते हैं तो एक तरफ हमें कॉस्ट लिखना होता है और एक आपका NRV। तो कॉस्ट कितना है ये देखो, कॉस्ट लो ये तो बता ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप दिमाग लगाओ। फिनिश गुड्स का कितना है जी 62 रुपीज कॉस्ट है, और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो लगता है कि अभी फिनिश गुड्स पे और लगेगा वो 18 है, यानी कि 62 रुपीज में 18 रुपीज आपका भी नहीं लगा होगा, तभी तो अभी आगे लगेगा। तो कॉस्ट हमारा कितना लगा होगा अभी तक 62 माइनस 18 44 रुपीज। अरे बेवकूफ बोलूं क्या मैं आपको? अरे पिछले वाला क्वेश्चन जो भी ऊपर कराया था वहां पे आपको क्या था, कॉस्ट बताया था, मैं आपको दिखा दूं, ये लीजिए। कहां गया वो क्वेश्चन? ये देखो आप, नहीं ये नहीं था, कहां गया, ये रहा ना, ये वो क्वेश्चन है। इसमें कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आपका 44 बता रहा था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि 44 प्लस 18 मिलके आपका 62 ही होता है, उसी का एप्लीकेशन बताया था। तो यहां तो बता रहा था ना, हमने कहा कि यार उसका यहां नहीं बता, तो ठीक है 62 में टोटल कॉस्ट 62 लगेगा, 18 रुपीज अभी नहीं लगा, तो बाकी कितना लगेगा 44 वो हमने कॉस्ट निकाल लिया। सॉरी गला थोड़ा सा खराब हो रहा है, बट एनीवे कहां चला गया वो, ये हमने कहा जी आपका 44 हो गया। NRV कितना है एक बार वो चेक कर लेते हैं हम लोग। NRV तो 74 माइनस आपका 5 माइनस आपका 18, बताइए कितना निकल के आ गया 74 माइनस 5 माइनस आपका 18, ये आ गया 51। लोअर बताइए कितना आ गया 44। तो यहां पे आपका जो कॉलम ऐसा दिया रहेगा उसमें 44 से लिख देना आपको, ठीक है। 11 क्वेश्चन आइए, ये क्लास में हम लोगों ने किया हुआ है, ये क्लास में रेगुलर क्लास में किया हुआ 1 मार्क का क्वेश्चन आपका है कि इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट कहता है कि 4% है ऑफ द इनपुट, 6000 मिलियन टन ऑफ इनपुट वेयर इन द प्रोसेस, कहता है कि 6000 आपने लिया, 6000 आपने यहां पे लगाया था, और कहता है कि रिजल्टिंग इन ए वेस्टेज ऑफ 300 आपका मिलियन टन यहां पे मैट्रिक टन लॉस्ट हो गया। कॉस्ट कहता है कि पर मिलियन टन आपका 1250 है, बोलता है कि शो द ट्रीटमेंट ऑफ आपका एबनॉर्मल लॉस। तो मेरे बच्चे 6000 मिलियन टन आपने इनपुट लगाया था, 4% कितना हो जाएगा इसका, 6000 का 4% ये हो गया 240, 240 तो नॉर्मल हो गया, यानी कि एबनॉर्मल कितना हो गया फिर आपका 300 में 260 नॉर्मल है तो 60 एबनॉर्मल हो गया। और आपको याद होगा एबनॉर्मल का जो कॉस्ट होता है वो आपका हम इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं, तो 60 मेट्रिक टन इनटू आपका 1250 जो पर यूनिट आपका है 1250, ये अमाउंट क्या होगा, ये कॉस्ट ऑफ हो गया एबनॉर्मल लॉस।
और ये आपसे बोला शो द ट्रीटमेंट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस, तो मेरे बच्चे यहाँ पे ना एक बड़ा सा लाइन रहेगा, मतलब कि आपको बड़ा सा बॉक्स रहेगा। तो ये कितना आ गया आपका 1250 इंटू 60, आपको लिखना होगा 75,000 विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आपको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना है, क्योंकि एब्नॉर्मल कॉस्ट नेवर बिकम्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बस इतनी बात करनी है, ठीक है ना। कहता है कि फॉलोइंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। कौन से खर्चे हैं जो इन्वेंट्री के कॉस्ट से एक्सक्लूड होते हैं, मतलब इन्वेंट्री के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं, और उसको उस साल के हम प्रॉफिट लॉस में दिखा देते हैं। चेक कीजिए, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज ये होता है, स्टोरेज कॉस्ट अनलेस ये भी होता है जी, ये तो दोनों हो गया। तीसरा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ये भी होता है, सेलिंग भी होता है, ऑल में टिक मार्क कर देना। सर ई नंबर, अरे लिखो तो बदमाश, मतलब सभी आ गए इसके अंदर में, ठीक है। 12 कहता है कि एज पर इंडेक्स 2 कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंप्राइजेज, कॉस्ट ऑफ परचेज भी होता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी होता है, अदर कॉस्ट भी होता है, तो ऑल में टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका देखिए एक बार। सीओसी लिमिटेड परचेज इन्वेंट्री 60 lakhs का ऑन 1/4/2022 ऑन 2 years क्रेडिट। हमने क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, पूरे एंट्री करके दिखाया था मैंने, एंट्री करके समझाया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है फॉर सिमिलर ट्रांजेक्शन 10% चल रहा है जी। कॉस्ट प्राइस बताओ इन्वेंट्री का, कैसे किया था याद है आपको, ये कैसे होगा 60 lakhs ये तो आपका हमने इतने में परचेज किया है, लेकिन 2 महीने क्रेडिट पे, और इसमें हमें दिखता है कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना मिला हुआ 10%। तो कैसे निकालते थे 60 lakhs इंटू 100 डिवाइड बाई 110 एंड टू द पावर 2, क्योंकि 2 साल का है आपका। तो बताइए कितना आ गया 60 lakhs, पहले तो इसको कर लो ना, 100 डिवाइड बाई 110 इज इक्वल टू 1 इंटू इज इक्वल टू 0.826 समथिंग आ रहा होगा, और इंटू आपका 60 lakhs, ये आ गया 49, ये आ गया 4958,678 हो गया आपका, ये कॉस्ट हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना, ये भी नहीं दिखाना, ये तो सब आपका वर्किंग। आप चाहो तो रफ शीट में दिखा दो ना, रफ शीट कर लो, लिखेगा तभी तो दिमाग में बैठेगा, फिर इसको आंसर यहां पर लिख देना आपको। 14 क्वेश्चन, 14th अगेन ये 1 मार्क का है। ये एग्जाम में कभी आपके 4 नंबर में आए हुए हैं, बट क्योंकि मेरे बच्चे नाउ देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन, द सेम क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन 1 मार्क एंड हियर इज द प्रूफ। मैंने आपको प्रूफ भी दिया, ये देखो आप। A Limited uses single raw material and convert into the finished goods during the current period. The cost of production and the sale prices are shown below. कहता है कि भैया रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है आपका, रॉ मटेरियल आपका 24 रुपीज लगा हुआ है। रॉ मटेरियल 1 यूनिट को बनाने में ये कॉस्ट आपको बता रहा है, पर यूनिट का है सारा कुछ 1 यूनिट पे, कि 3 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल 8 रुपए के हिसाब से 24 रुपीज, मतलब जो प्रोडक्ट बनाते हो उसमें 3 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगता है 8 रुपीज के हिसाब से 24। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इतना, मैन्युफैक्चरिंग टोटल कॉस्ट इतना हो गया, और सेलिंग प्राइस आपका इतना है, मतलब कि उसका जो कॉस्ट हो गया 50 हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 75 हो गया, ऐसा चल रहा था। ऑन द बैलेंस शीट डेट कहता है देयर इज अ स्टीप फॉल इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू 45। ओहो, ये जो आपका 75 था अब कितना हो गया 45 हो गया, बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड ए स्टीप फॉल इन द मार्केट प्राइसेज। करेंटली मटेरियल्स कैन बी परचेज। रुक जाओ, पहले याद करो हमने क्या बताया हुआ है कि मेरे बच्चे अगर फिनिश गुड्स का स्टॉक वैल्यू करना होगा तो कॉस्ट प्राइस और एनआरबी विच एवर इज लोअर। तो यहां पे कुछ और खर्चे तो नहीं बता रहा है, तो हम लोअर कितना 45 पे दिखा देंगे, 45 पे। लेकिन याद कीजिए इंडेक्स 2 ने क्या आपको बताया है कि अगर आप रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हो, फिनिश गुड्स नहीं, ये फिनिश गुड्स जिस रॉ मटेरियल से बनता है उसको वैल्यू करते हो मेरे बच्चे, तो आपको बताया गया कि अगर आपका फिनिश गुड्स का सेल प्रॉफिटेबल है या फिर इवन नील प्रॉफिट भी होता है, तब तो इन्वेंट्री हमेशा वैल्यू होता है कॉस्ट प्राइस पे। याद है आपको? मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, चलिए रिवीजन है, मैं याद दिला देता हूं। मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे कि इफ सेल ऑफ फिनिश गुड्स अगर आपका प्रॉफिटेबल है तब तो रॉ मटेरियल जो होता है ऑलवेज प्रॉफिटेबल और नील, मतलब जीरो भी होता है, तो रॉ मटेरियल ऑलवेज वैल्यूड
एट इट्स कॉस्ट प्राइस, इसके कॉस्ट प्राइस से वैल्यू करते हैं। लेकिन सेल अगर इफ नॉट प्रॉफिटेबल अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो मेरे बच्चे रॉ मटेरियल को हम वैल्यू करते हैं उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। यानी कि अगर हम रॉ मटेरियल को रिप्लेस करें, हटा दें या फिर नया लें तो हमें कितने का पड़ेगा। देखो ना यहाँ पे क्या बता रहा है, कहता है कि करंटली जो रॉ मटेरियल है ना वो 4 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। ओहो, जो पहले 8 रुपीज में मिलता था ना, अब क्योंकि मार्केट खराब हो गया तो 4 रुपए पे परचेज कर सकते हैं। ऑन द बैलेंस शीट डेट देर आर 1 लाख यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल इन द स्टॉक, जो कि हमने 8 रुपीज के हिसाब से परचेज किया था, वो तो दिख भी रहा है कि हमने परचेज किया था। बोलता कि बताओ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बैलेंस शीट डेट पे क्या होगा। तो मेरे बच्चे हम तो कहेंगे कि भैया सेल तो प्रॉफिटेबल नहीं रहा तो हम रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट इस 1 लाख यूनिट्स का कितना हो चुका, 4, यानी कि 4 लाख से वैल्यू किया जाएगा। 4 लाख रुपए में, जहां पे आपका ये हो सकता है 1 मार्क में आ जाए, तो 4 लाख में आपको टिक मार्क करना पड़ेगा, ये मतलब कि लिखना पड़ेगा यहाँ पे। आई बात समझ में? ये सब किया है हमने, कहाँ चले गए, अरे किया है हमने, किया है सब चीजें। एज पर इंडेक्स टू फॉलोइंग आर कॉल्ड कॉस्ट फॉर्मूला। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन भी है, फीफो भी है, लिफो नहीं है, वेटेड है, तो सी को टिक मार्क कर देंगे। और क्या लिखा है, एक्सेप्ट था ना, तो हाँ सी में टिक मार्क हो गया। समझ लो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी लो, ये खत्म हो गया। हमने मेरे बच्चे इंडेक्स 2 भी खत्म किया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अगली क्लास में मतलब आगे हम क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे आगे के रिवीजन के लिए, और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए कॉपी करेंगे प्लीज इसको आप। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Nishit, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।